मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक मिलिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। एक मिलिंग मशीन के बेसिक पार्ट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक मिलिंग मशीन क्या क्या ऑपरेशंस कर सकती है, और भी मिलिंग मशीन के बारे में हम बहुत सी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मिलिंग मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जिसमें मटेरियल को रिमूव किया जाता है एक कटर को रिवॉल्व करके। एक कटर रिवॉल्व होता रहता है। इस कटर में बहुत से टीथ रहते हैं। यह टीथ मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस से, और यह जो वर्क पीस रहता है इसे सपोर्ट करता है मिलिंग मशीन का वर्क टेबल। और इस वर्क टेबल के थ्रू आप वर्क पीस में बहुत से मोशंस, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, कई तरह के फीड आप वर्क पीस के ऊपर प्रोवाइड करा सकते हैं एक मिलिंग मशीन में। और आप बोल सकते हैं कि लेथ मशीन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक मिलिंग मशीन रखती है। जनरली दो तरह के मिलिंग प्रोसेस होते हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग प्रोसेस मेरे बगल में आप डायग्राम में देख सकते हैं। अप मिलिंग प्रोसेस में जो कटर रिवॉल्व होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड किया जाता है, और डाउन मिलिंग प्रोसेस में जो कटर रिवॉल्व होता है उसके सेम डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड किया जाता है। यही डिफरेंस है यह दोनों मिलिंग प्रोसेस में। यानी कि अप मिलिंग प्रोसेस में जिस डायरेक्शन में कटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड किया जाता है, और डाउन मिलिंग प्रोसेस में जिस डायरेक्शन में कटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही होती है उसी सेम डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड किया जाता है। अब हम मशीन के बेसिक पार्ट्स के बारे में, बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बेस। बेस एक सिंगल कास्टिंग होती है जिसे फ्लोर के ऊपर बोल्ट किया जाता है, और बेस में ही कॉलम और दूसरे पार्ट माउंट रहते हैं किसी मिलिंग मशीन में। इसके बाद अगला पार्ट आता है कॉलम। मिलिंग मशीन में जो ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है, जो मोशन को ट्रांसमिट करता है गियर से आर्बर तक, या जो कटिंग टूल है वहां तक, वह ट्रांसमिशन सिस्टम कॉलम में ही लगा रहता है। और कुछ गाइडवेज दिए रहते हैं कॉलम के फ्रंट साइड में जिसमें नी स्लाइड कर सकती है। अब हम नी के बारे में बात कर लेते हैं। नी ही है जो सपोर्ट करती है सैडल को, टेबल को, और दूसरे जो वर्क पीस को क्लैंप करने के डिवाइसेस रहते हैं उनको सपोर्ट करने का काम नी ही करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलम के फ्रंट साइड में गाइडवेज दिए रहते हैं जिसमें कि यह नी स्लाइड करती है, और इस नी का मेन काम रहता है जो डिफ्लेक्शंस को रजिस्ट करना। जो कटिंग फोर्सेस के कारण जो डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं उनको रजिस्ट करने का काम भी नी ही करती है। इसके बाद अगला कंपोनेंट है सैडल। सैडल को नी के ऊपर ही माउंट किया जाता है, और सैडल को आप मूव कर सकते हैं हाथ से या इलेक्ट्रिक पावर से। और इस सैडल का मोशन कॉलम की तरफ नहीं होगा, या सैडल का मोशन कॉलम से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहां पे होगा। यानी कि सैडल जो मूव होगा वह कॉलम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होगा, कॉलम की तरफ सैडल नहीं मूव हो सकता। इसके बाद अगला कंपोनेंट है टेबल। टेबल को सैडल के ऊपर माउंट किया जाता है, और टेबल को भी आप मूव कर सकते हैं बाय हैंड और बाय पावर। यह टेबल की टॉप सरफेस को बहुत अच्छे से बनाया जाता है जिससे कि यह टेबल वर्क पीस और वर्क क्लैंपिंग डिवाइसेस को अच्छे से होल्ड करके रख सके। और सैडल को जिस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं उसके अपोजिट आप टेबल को मूव कर सकते हैं। यानी कि टेबल को आप कॉलम की तरफ मूव कर सकते हैं, जबकि सैडल को आप कॉलम की तरफ नहीं मूव कर सकते। सैडल को आप कॉलम के परपेंडिकुलर ही मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिलिंग मशीन का है आर्बर। आर्बर एक तरफ से आर्म के साथ कनेक्ट रहता है और इसका दूसरा एंड कॉलम के साथ जुड़ा रहता है, और आर्बर में ही आप अलग अलग तरह के मिलिंग कटर्स को जोड़ सकते हैं। किस किस तरह के मिलिंग कटर्स होते हैं, उनका कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आखिरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मिलिंग मशीन का स्पिंडल। स्पिंडल गियर्स, पुलीज और मोटर के साथ जुड़ा रहता है जो कि कॉलम के अंदर रहती हैं। और स्पिंडल आर्बर के साथ परमानेंट कनेक्ट नहीं रहता, आप आर्बर को रिमूव करके मिलिंग कटर्स को आराम से चेंज कर सकते हैं। अब हम अलग अलग तरह के मिलिंग ऑपरेशंस और उसमें जो अलग अलग तरह के मिलिंग कटर्स का यूज होता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्लेन मिलिंग ऑपरेशन का यूज फ्लैट सरफेस, हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में प्लेन मिलिंग कटर का यूज होता है जिसे आर्बर में लगाया जाता है जो कि रोटेट करता है और वर्क पीस के ऊपर काम करता है। और प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में टेबल को ऊपर की तरफ मूव किया जाता है डेप्थ ऑफ कट देने के लिए। अगला मिलिंग ऑपरेशन है फेस मिलिंग।
जैसे प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में हॉरिजॉन्टल सरफेस था उसको हमने फ्लैट बनाया था, उसी तरह फेस मिलिंग ऑपरेशन में एक वर्टिकल सरफेस है, इसको हम फ्लैट बनाते हैं। इस ऑपरेशन में फेस मिलिंग कटर का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला मिलिंग ऑपरेशन है एंगुलर मिलिंग। एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन में एंगुलर मिलिंग कटर का यूज किया जाता है। एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन में जो कटर के टीथ रहते हैं वह इंक्लाइंड रहते हैं, और ये सिंगल इंक्लाइंड टीथ हो सकते हैं और डबल इंक्लाइंड टीथ भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का शेप बनाना है, आपको जो ग्रूव बनाना है उसमें किस तरह का इंक्लिनेशन और कितना एंगल देना है। इसके बाद अगली मिलिंग ऑपरेशन आता है फॉर्म मिलिंग। फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन का यूज वहां होता है जहाँ सरफेस बहुत इरेगुलर होता है, बहुत उबड़ खाबड़ होता है, और फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन में फॉर्म मिलिंग कटर्स का यूज किया जाता है। और ये फॉर्म मिलिंग कटर्स का डिजाइन उस तरह रहता है जिस तरह आपका फिनिश प्रोडक्ट आपको चाहिए, यानी कि फॉर्म मिलिंग कटर का प्रोफाइल जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसके प्रोफाइल से बहुत कुछ मिलता है। इसके बाद अगला मिलिंग ऑपरेशन आता है स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन। स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन में बेसिकली दो परपेंडिकुलर साइड मिलिंग कटर्स का यूज किया जाता है वर्क पीस के ऊपर एक साथ, और इन दोनों कटर के बीच का डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं स्पेसर्स की मदद से। अगर आपको स्क्वायर सरफेस बनाना है, हेक्सागोनल सरफेस बनाना है, तो उस केस में आप इस मिलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला मिलिंग ऑपरेशन आता है गैंग मिलिंग ऑपरेशन। गैंग मिलिंग ऑपरेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें 2, 3 या इससे ज्यादा कटर्स का यूज होता है जो कि एक सिंगल आर्बर में लगे रहते हैं, जिसके कारण गैंग मिलिंग मशीन से आप बहुत से अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेसेस के ऊपर एक साथ काम कर सकते हैं। गैंग मिलिंग ऑपरेशन का यूज करने से आपका बहुत सा टाइम बचेगा, और रिपीटेड वर्क जहां पे होता है उस जगह हम गैंग मिलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसके बाद आता है एंड मिलिंग ऑपरेशन। अगर आपको स्लॉट बनाना है, ग्रूव्स बनाने हैं, कीवेज बनाने हैं, तो उसे आप एंड मिलिंग ऑपरेशन के थ्रू बना सकते हैं। इसमें एक एंड मिलिंग कटर का यूज किया जाता है। और टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन भी सेम एंड मिलिंग ऑपरेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें अगर आपको टी स्लॉट बनाना है कहीं पे तो वहां पे आप टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। इस मिलिंग ऑपरेशन में टी स्लॉट कटर्स का यूज होता है। अगली मिलिंग ऑपरेशन है डव टेल मिलिंग। डव यानी कि कबूतर, और डव टेल मतलब कबूतर की पूंछ, या पूंछ नहीं बोलेंगे, जो पूंछ की जगह जो पंख रहते हैं कबूतर के, उनका जो शेप रहता है, मेरे बगल में आप देख सकते हैं तरह का शेप डव टेल मिलिंग ऑपरेशन में डव टेल मिलिंग कटर का रहता है। ऑपरेशन में कटर का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है मिलिंग मशीन में, यानी कि वर्क पीस के एक एंड से कटर का मोशन चालू होगा और दूसरे एंड में जाके कटर का मोशन खत्म होगा और यह ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद अगला मिलिंग ऑपरेशन आता है इनवॉल्यूट गियर कटिंग। गियर मिलिंग ऑपरेशंस, जो कि गियर कटिंग नाम से भी जाने जाते हैं, यह ऑपरेशन भी हम एक मिलिंग मशीन में कर सकते हैं। मिलिंग मशीन में गियर बनाने के लिए एंड मिल कटर या फॉर्म कटर का यूज किया जाता है। फॉर्म कटर जैसे मैंने आपको बताया उसकी प्रोफाइल वैसे ही रहती है जो आपके फाइनल वर्क पीस की प्रोफाइल है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मिलिंग मशीन के बारे में बात की। मिलिंग मशीन के बेसिक पार्ट्स, कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। मिलिंग मशीन में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं वह सब मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।